Hello friends, welcome to our channel Analytics Ice Academy and welcome to our these sociology classes, dear friend, where we have been discussing repeatedly certain important issues related to sociology optional. And today in the same series of lecture, dear friend, we are here with you people to discuss sociology mains optional paper, dear friend, that took place today only. And first paper we have already discussed, dear friend. Now we are going to discuss second paper of sociology optional. And just first paper we have seen that most of the question, dear friend, in first paper they were on predictable lines. ज़्यादातर जो questions पूछे गए थे they were on predictable lines, dear friend. In second paper what happens, dear friend, very often students they have this idea in their mind कि सेकेंड पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे मोस्ट ऑफ द टाइम वो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, बहुत सारी केस स्टडीज, बहुत सारे एग्जांपल्स, रेफरेंसेस आपको देने पड़ेंगे. तो उस कॉन्टेक्स्ट में फर्स्ट पेपर तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया दैट फर्स्ट पेपर वाज मोस्टली 95% डियर फ्रेंड, फर्स्ट पेपर वाज ऑन प्रेडिक्टेबल लाइंस. और अगर आपने अभी तक सोशोलॉजी नहीं पढ़ी है, जस्ट आपके पास सोशोलॉजी ऑप्शनल का सिलेबस है, उसे आप लेकर देख सकते हैं. डायरेक्ट सवाल पूछे गए 90 to 95% केसेस में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए. ओनली 2 or 3 क्वेश्चंस इन इंटायर पेपर, डियर फ्रेंड, दे वर ट्रिकी वेयर यू वर सपोज टू रिलेट इट विद सम कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट. सो देखिए, ये कहना कि मेरे ही नोट से सारे क्वेश्चन आए हैं एकदम जस्टिफाइड नहीं है, डियर फ्रेंड. सभी के नोट से, अगर कहीं से भी आपने सोशोलॉजी पढ़ी है और आपने अच्छे से सिलेबस को कवर किया है तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आए. एंड दैट्स वाई सोशोलॉजी रिपीटेडली आई से इट इज़ वन ऑफ द ईजी ऑप्शनल, सारे ऑप्शनल में से एक ईजी ऑप्शनल है. अब सेकेंड पेपर को हम आपके साथ डिस्कस करते हैं दोस्तों. सेकेंड पेपर में यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो क्वेश्चंस हैं, इफ वी सी क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, डियर फ्रेंड, बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से लगभग सभी टॉपिक्स को यूपीएससी ने टच करने की कोशिश की है. और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं दोस्तों जो पिछले 1-2 सालों से नहीं पूछे जा रहे थे, उन्हें भी इस साल यूपीएससी ने क्वेश्चंस को पूछने की कोशिश की है. कुछ क्वेश्चंस में मैंने आपको यहाँ पर एक फ्रेमवर्क भी देने की कोशिश की है दैट व्हाट आर दोस एस्पेक्ट दैट यू नीड टू कवर इन दीज क्वेश्चंस. बट देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस जो बहुत ही डायरेक्ट हैं, जनरल इन नेचर हैं. इवन विद द नॉलेज ऑफ जनरल स्टडीज, डियर फ्रेंड, यू विल बी एबल टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस. सो वन बाई वन वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज क्वेश्चंस. एक स्टैंडर्ड जो मॉडल हम आपके साथ यूज़ कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि देखिए, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है तो हम एक इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी एंड कंक्लूजन, इस तरह का एक मॉडल यूज़ कर रहे हैं. इंट्रोडक्शन में आप क्या कर रहे हैं, जो कीवर्ड्स हैं उन कीवर्ड्स को आप डिफाइन कर रहे हैं और उन्हें रिलेट कर रहे हैं. देन इफ 10 मार्क क्वेश्चन इज देयर रिलेटेड टू द मेन क्वेश्चन, 2 to 3 आर्गुमेंट्स यू आर राइटिंग, देन यू विल ट्राई टू कंक्लूड इट. और अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 आर्गुमेंट्स यू आर गिविंग इन मेन बॉडी, देन यू आर ट्राइंग टू कंक्लूड इट. अब उस कॉन्टेक्स्ट में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सवाल पूछे गए हैं दोस्तों. फर्स्ट ए, देखिए पहला क्वेश्चन और पांचवा जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन एंड फिफ्थ क्वेश्चन, दे आर कंपल्सरी. अगर आपने अभी तक मेंस का एग्जाम नहीं दिया है दोस्तों, तो पहला और जो फिफ्थ क्वेश्चन है दैट इज कंपल्सरी. और उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं लाइक क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 6, 7, 8, out of these 6 questions you are supposed to pick 3 more questions, dear friend. तो in totality you are supposed to attempt 5 question. तो यहाँ पर आपके पास choices हैं. तो अगर 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे आ गए जो आउटसाइड परव्यू है, जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जीपी मर्डोक का, उनका जो क्वेश्चन पूछा गया है किनशिप सिस्टम को रिलेट करते हुए, कई बार बच्चे उसे पढ़कर नहीं गए थे. ठीक है, बहुत से बच्चों ने ऐसा बोला कि हम पढ़कर नहीं गए थे, बट आपके पास चॉइस है दोस्तों. ठीक है, सो ये कहना कि 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे आ गए जो आउट ऑफ द बॉक्स है और बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, दैट इज टोटली रॉन्ग, डियर फ्रेंड. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू विल फाइंड दैट दे आर ऑन प्रेडिक्टेबल लाइंस, जिन्हें हम आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. देखिए, पहला जो क्वेश्चन है दैट क्वेश्चन क्लियरली सेड दैट टेक्सुअल पर्सपेक्टिव इज इंपॉर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन सोशल सिस्टम डिस्कस. डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रिलेटिवली ईजियर क्वेश्चन है. अगर आपने इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पढ़ा है, जो कि डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा अगर आप मेंस का सोशोलॉजी ऑप्शनल का पेपर देने जा रहे हैं, जीएस घुरे का एक इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है जहाँ पर जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं उसके बेसिस पर उन्होंने इंडियन सोसाइटी को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. कई लोगों ने इसे क्रिटिसाइज़ किया है, लाइक एम.एन. श्रीनिवास ने बोला है कि ये जो टेक्सचुअल पर्सपेक्टिव है, ये जो कंटेम्प्रेरी इंडियन सोशल रियलिटीज़ हैं उन्हें अप्रिशिएट करने में, उन्हें एक्सप्लेन करने में सक्षम नहीं है, सफिशिएंट नहीं है. बट आज भी बहुत सारी चीज़ें
जो हम कंटिन्यू करते हैं एंशियंट टाइम से, वैल्यूज, नॉर्म्स, कस्टम्स, प्रैक्टिसेस इन आवर डे टू डे लाइफ, इंडियन सोसाइटी को एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से समझने के लिए ये जो टेक्सचुअल पर्सपेक्टिव है दैट इज वेरी रिलेवेंट. सो डायरेक्ट क्वेश्चन यू नीड टू एक्सप्लेन इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ जीएस गुरे, इट्स यूटिलिटी, इट्स लिमिटेशन, डायरेक्ट बेसिकली. कुछ भी इसमें आपको एड ऑन नहीं करना है. इसी तरीके से आप पढ़ते हैं, इसी तरीके से आपको पढ़ाया जाता है. वेन एवर यू डू सेकेंड पेपर यू स्टार्ट विथ वेरियस पर्सपेक्टिव ऑन इंडियन सोसाइटी and you understand Indological perspective or textual perspective in that manner only dear friend. आप ओरिएंटलिस्ट के बारे में बात करते हैं, आप कल्चरल इंडोलॉजिस्ट के बारे में बात करते हैं, क्या यूटिलिटी है, क्या लिमिटेशन है, सिंपली आपको इसे डिस्कस करना है कि ये जो टेक्सचुअल पर्सपेक्टिव है ये इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड इंडियन सोसाइटी. डिस्कस किस हद तक इसकी यूटिलिटी अभी भी है, क्या इसकी लिमिटेशन है, आपको बता देना है. देन क्वेश्चन नंबर 1B dear friend, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1B, अगेन आई एम सेइंग that 1B if you see, question number 1B if you see dear friend you will find that question number 1B is says that justify, it is asking that justify the Indian traditions are modernizing, also discuss its contributing factors dear friend. So unlike western society, the context of west, in context of west when process of modernization took place, इट टुक प्लेस बाई रिप्लेसिंग ट्रेडिशंस. इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा नहीं है दोस्तों. इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमने बार बार आपके साथ डिस्कस किया कि सपोज ट्रेडिशनल जो इंडियन सोसाइटी है वहाँ पर जॉइंट फैमिली का सिस्टम था. आज अगर आप देखें तो आपके पास एक्सटेंडेड फैमिलीज है डियर फ्रेंड. ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी में पैट्रियार्की प्रिवेल करती थी दोस्तों. आज अगर आप इंडियन सोसाइटी में देखें, इवन दो विमेन दे आर प्लेइंग देयर रोल आउटसाइड हाउस ऑल्सो, बट देन ऑल्सो their participation is less. Domestic violence even today you will find in Indian context. तो भारत के कॉन्टेक्स्ट में ये जो ट्रेडिशंस हैं ये अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं डियर फ्रेंड. उस कॉन्टेक्स्ट में आपको ये आंसर को लिखना है दोस्तों. डू अकॉर्डिंग टू यू विच सोशल रिफॉर्म मूवमेंट हैज प्लेड द मोस्ट इफेक्टिव रोल इन अपलिफ्टिंग द स्टेटस ऑफ वुमेन, एक्सप्लेन. देखिए ये मोर अप्रोप्रिएटली मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री अगर आपने अच्छे से पढ़ी है, हालांकि आप सोशल रिफॉर्म्स के बारे में सोशोलॉजी में भी पढ़ते हैं. इन सोशोलॉजी ऑप्शन ऑल्सो यू स्टडी अबाउट सोशल रिफॉर्म, सोशोलॉजिकल एनालिसिस वी डू. बट इफ देर आर नंबर ऑफ स्कॉलर्स लाइक राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर, मेनी ऑफ दीज पीपल डियर फ्रेंड हु हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स कॉज ऑफ वेमेन इशूज. अगर किसी एक पर्सन को आपको पिक करना है और उनके मूवमेंट को पिक करना है, सो दैट पर्सन इज नन अदर देन राजा राम मोहन रॉय, who is regarded as father of Indian Renaissance. तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप मुझसे पूछें तो आप ब्रह्म समाज के बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं, उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड कॉलोनियल पॉलिसीज फॉर द ट्राइब अफेक्टेड देयर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस. अगर आप में से किसी ने भी इस पेपर को पढ़ा है और एग्जाम देने गए हैं, आप बहुत ही क्लियरली पढ़ते हैं कि वो ब्रिटिश पॉलिसीज कौन सी थी जिनसे ट्राइबल ऑटोनॉमी को अफेक्ट किया गया, डिस्ट्रॉय किया गया, जिसकी वजह से बहुत सारे ट्राइबल मूवमेंट, संथाल मूवमेंट, मुंडा रिबेलियन, इस तरह के बहुत सारे मूवमेंट्स क्या हुए, स्टार्ट हुए डियर फ्रेंड. तो इफ यू हैव गॉन थ्रू दिस देन easily you can attempt this question that how colonial policies for the tribes affected the socio-economic condition in context of Indian society dear friend. So here you will find direct question है, इसी तरह से आप पढ़ते हैं how British land revenue policy like जमींदारी system, रैयतवाड़ी system, because of that how they integrated tribal land in their land revenue system and how it destroyed the autonomy of tribal areas. Forest Act they introduced, forest was declared as government property dear friend, and how money lenders, traders, they entered into these forests, how roads were constructed leading to tribal displacement dear friend, and how liquor trade started leading to further exploitation of these tribes. So how these policies of British or these colonial policies they destroyed socio-economic autonomy of these tribes. डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसी तरह से आप पढ़ते हैं, डायरेक्टली पूछा गया है, तो ये भी एक इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में ही मैं इसे रखूंगा. अब देखिए 1E, हाउ वुड यू कैरेक्टराइज जीएस गुरिये एज अ, देखिए थियोरेटिकल प्लूरलिज्म की बात की जा रही है. सो द की वर्ड इज theoretical pluralism dear friend. थ्योरी क्या होता है? theories are certain generalizations
आपका ओपिनियन अबाउट समथिंग. सो अदरवाइज तो वी स्टडी जीएस गुरे एज एन इंडोलॉजिस्ट, बट ही हैज अप्लाइड नंबर ऑफ अदर एस्पेक्ट्स डियर फ्रेंड. एंथ्रोपोलॉजी को भी इन्होंने अप्लाई किया है, रेस और कास्ट के बारे में बात की है, इन्होंने फंक्शनलिज्म को भी इंक्लूड किया है, फंक्शंस बताएं कैसे कास्ट सिस्टम एंशियंट सोसाइटी में कंटिन्यू कर रहा था. तो हिज मेथोडोलॉजी इज एक्चुअली डियर फ्रेंड, इट इज blending or mixture of Indology, anthropology, historical context dear friend, and how he tried to give a historical perspective about Indian society with the help of both text as well as empirical data. तो आपको जब आप जीएस गुरे पढ़ते हैं, उनके इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को पढ़ते हैं, तो आप उनकी मेथोडोलॉजी को पढ़ते हैं. तो यू स्टडी दीज थिंकर्स इन टर्म व्हाट वाज देयर पर्सपेक्टिव एंड व्हाट वाज देयर मेथोडोलॉजी. जब आप जीएस गुरे की मेथोडोलॉजी को पढ़ते हैं, इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को पढ़ते हैं, तो बहुत ही क्लियरली आप समझते हैं कि कैसे उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को कंबाइन किया है एंड हाउ इट रिफ्लेक्ट theoretical pluralism dear friends. Now when you come to second question, again you will find a very interesting question is there. Do you think that in a society like India orthogenetic and heterogenetic change, बार बार हमने आपके साथ डिस्कस किया है, orthogenetic change and heterogeneity that take place through differentiation. Differentiation हमने आपके साथ डिस्कस किया है, evolution and adoption, evolve कर रहे हैं as well as adopt कर रहे हैं. तो orthogenetic changes are those changes dear friend that took place where source is within society. For example, socio-religious reforms movement dear friend, इसके थ्रू जो भी आपने चेंजेस लाने की कोशिश की, द सोर्स वॉज विद इन सोसाइटी. बहुत सारे मूवमेंट्स आपने इस तरह के लॉन्च किए, लेजिस्लेशंस लाकर, लॉ लाकर जो आप रिफॉर्म लाने की कोशिश कर रहे हैं, सोर्स इज वेयर विद इन सोसाइटी. सो क्वेश्चन इज आस्किंग कि क्या आपको लगता है, डू यू थिंक दैट इन ए सोसाइटी लाइक इंडिया, इंडिया जो कि एक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है, मल्टी कल्चरल मल्टी लिंग्विस्टिक सोसाइटी है, ऑर्थोजेनेटिक चेंजेस टेक प्लेस थ्रू डिफरेंशिएशन, डू यू ऑब्जर्व? सो सोर्स लाइज विद इन इंडिया डियर फ्रेंड. ठीक है, सो यू विल फाइंड दैट नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन, लाइक यहां पर बात की जा रही है कास्ट एज एन इंस्टीट्यूशन. अर्लियर कास्ट वॉज सीन ओनली ऑन रिलीजियस एंड रिचुअल ग्राउंड डियर फ्रेंड, बट ऑर्थोजेनेटिक चेंजेस की वजह से जो भी चेंजेस आपकी सोसाइटी में हुए, डेमोक्रेटाइजेशन हुआ, सेकुलराइजेशन हुआ, उसकी वजह से आप पाएंगे कि नाउ कास्ट इज बीइंग सीन एज मोर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक. इट इज रिगार्डेड एज सोर्स ऑफ पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन. कास्ट क्लास नेक्सस की हमने आपके साथ बात की. देन आप पाएंगे कि इवन टुडे रोल ऑफ वुमेन इन फैमिली, नाउ इट गॉट डाइवर्सिफाइड, बट देन ऑल्सो द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन आउटसाइड होम is less as compared to men. Their participation in politics, even today it is less. Then religious reform movement, they brought a kind of differentiation within Hinduism. बहुत सारे सेक्ट, बहुत सारे कल्ट हिंदुइज्म में क्या हो गए, इमर्ज हुए. और अभी भी आप पाएंगे कि कास्ट हो, किनशिप हो, रिलीजन हो, they are present in Indian society. Their norms, values they got reinterpreted. That is the question second A dear friend. I hope ये भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं. अग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर की बात की जा रही है कि द काइंड ऑफ द अग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर वाज देयर, हाउ दैट अग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर इट हैज विटनेस ए काइंड ऑफ चेंज डियर फ्रेंड. सो अग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर हैज बीन अंडरगोइंग चेंजेस ड्यू टू मॉडर्न फोर्सेस. तो जो मॉडर्निटी है, इसकी वजह से दोस्तों जो हमारा अग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर है उसमें एक रिमार्केबल क्या आया है, चेंज आया है. ट्रेडिशनल जो अग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर था, हमने आपके साथ डिस्कस किया था, लैंड ऑनरशिप, कास्ट हायरार्की, इनके बेसिस पर डिफाइन होता था दोस्तों कि आप ऑनर हैं, टेनेंट हैं, लैंडलेस लेबरर्स हैं. तो ट्रेडिशनली दिस अग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ लैंडलॉर्ड्स, टेनेंट्स एंड लैंडलेस लेबरर्स डियर फ्रेंड. बट पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में आपने बहुत सारे चेंजेस लाए, लाइक लैंड रिफॉर्म्स लाए. लैंड रिफॉर्म्स के थ्रू दोस्तों हुआ क्या, लैंड रिफॉर्म्स के थ्रू जो लैंडलेस लेबरर्स थे, जो कल्टिवेटर्स थे, उन्हें लैंड ऑनरशिप राइट्स दिए गए. And when these people they got land ownership rights dear friend, जो agrarian class structure था that got remarkably changed. Their political participation started increasing. Green revolution, हालांकि इसका जो benefit है that went to rich and middle class peasants only. So a kind of gap or inequality increase in agrarian class structure. नए dominant caste groups emerge होकर आए. Then बहुत सारे market forces, ठीक है, like commercial agriculture start हुआ. Multinational corporations, they entered into agro-based processing industries,
डेयरी सेक्टर, इसकी वजह से भी देखिए जो ट्रेडिशनल जजमानी सिस्टम था दैट गॉट डिस्ट्रॉयड। ये भी आप पढ़ते हैं जब अग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर को और मॉडर्नाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में इसमें चेंज को पढ़ते हैं। तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट है कि कैसे जो मॉडर्निटी है उसने अग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस किया है। डायरेक्टली आप इसको इसी तरह से पढ़ते हैं। हाउ सेम सेक्स मैरिजेस, देखिए इंडिया में होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज किया गया है, बट अभी भी सेम सेक्स मैरिजेस इंडिया में अलाउड नहीं है, इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं है। इंडिया का जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है दोस्तों कैसा है, अभी भी इंडिया के पास एक यंग एज पॉपुलेशन है, बट ऐसा कहा जा रहा है कि 2025 तक इंडिया विल बी मूविंग टुवर्ड्स सिल्वर और ग्रे इकोनॉमी, जिसमें एज पॉपुलेशन जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है वो बढ़ेगी दोस्तों। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जब ऑलरेडी आपका जो टोटल फर्टिलिटी रेट है 2.1 के आसपास आ गया है, इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप सेम सेक्स मैरिजेस को लीगलाइज करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो फर्टिलिटी रेट है वो और भी नीचे जाएगा। जो सोसाइटी की नेचुरल फर्टिलिटी है इट विल गो डाउन एंड देन इट मे अफेक्ट योर डेमोग्राफिक प्रोफाइल डियर फ्रेंड। सो एज फार एज फर्टिलिटी रेट इज देयर, हो सकता है कि उस पर देखिए बहुत बड़ा इंपैक्ट ना हो, बट हाँ जो लोग हैं जो इस तरह की रिलेशनशिप में जाएंगे दे विल टेक ए डिसीजन दैट दे माइट नॉट हैव देयर बायोलॉजिकल चिल्ड्रन डियर फ्रेंड। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट इट मे अफेक्ट योर डेमोग्राफिक प्रोफाइल। हालांकि अभी इंडिया में ये सेम सेक्स मैरिजेस लीगलाइज नहीं है दोस्तों। अब 2C के बाद ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3A, व्हाट डू यू मीन बाय नेशन बिल्डिंग डियर फ्रेंड। डायरेक्ट क्वेश्चन है, हमने नेशन बिल्डिंग के अलग अलग कंपोनेंट्स आपके साथ डिस्कस किए हैं, और जब हम नेशन बिल्डिंग के कंपोनेंट्स आपके साथ डिस्कस कर रहे थे तो हम ऐसा डिस्कस करते हैं कि हाउ नेशन बिल्डिंग इन यूरोप एंड नेशन बिल्डिंग इन इंडिया दे आर रिमार्केबली डिफरेंट। यूरोप के कॉन्टेक्स्ट में जो नेशन बिल्डिंग रही है ये किसी पर्टिकुलर कल्चरल क्राइटेरिया पर, लैंग्वेज के बेसिस पर, एथनिसिटी के बेसिस पर हुआ है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे कि जो इनिशियली जो हमारे नेशनलिस्ट लीडर्स थे, वॉट एवर अटेम्प्ट्स दे हैव टेकन, they wanted to create an all encompassing nation, that is idea of India, but simultaneously when that all encompassing all inclusive nation building process was going on, उसी समय पर दोस्तों एक सेपरेट मूवमेंट चला किसके लिए, पाकिस्तान के लिए। और हमने ऐसा डिस्कस किया कि कैसे कम्युनल एथनिक नेशनलिज्म इंडिया में इमर्ज हुआ एंड द क्लाइमैक्स ऑफ दैट वाज पार्टीशन ऑफ इंडिया। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में भी अगर आप देखेंगे तो रिलीजन के बेसिस पर इस तरह की डिमांड हो रही है, लाइक खालिस्तान की डिमांड हो रही है, बोडोलैंड की डिमांड हो रही है। तो देखिए रिलीजन एक शेयर्ड सेंस ऑफ आइडेंटिटी आपको देता है। रिलीजियस फेस्टिवल्स, रिलीजियस कस्टम्स, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, दे गिव यू अ सेंस ऑफ सॉलिडारिटी, एंड सच सेंस ऑफ सॉलिडारिटी इट मे एक्ट एज अ फॉर्म ऑफ नेशन बिल्डिंग प्रोसेस। रिपीटेडली हम इस तरह की बातों को आपके साथ डिस्कस करते रहे दोस्तों। सो देखिए कई बार गांधी जी ने भी नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में बहुत सारे हिंदू इडियम्स को यूज किया दोस्तों, ठीक है। इस तरह की चीजें देखिए हम पहले भी देखते आए कि रिलीजन और रिलीजियस इंटरप्रिटेशन, ऑल दोज पीपल हु शेयर सेम रिलीजन, दे कॉन्स्टिट्यूट अ सिंगल एंटिटी, दे हैव ए पॉलिटिकल विजन फॉर फ्यूचर। इस तरह की चीजें यूज की गई हैं। अगर बहुत रिसेंटली आप देखें तो इजराइल और हमास के बीच का जो कन्फ्लिक्ट है, हो सकता है कि एक जियो पोलिटिकल कन्फ्लिक्ट हो, बट उसका एक रिलीजियस एंगल भी है दोस्तों, कि वन कंट्री इज वन पार्टी इज क्लेमिंग दैट वी बिलोंग टू दिस आइडियोलॉजी, अदर पार्टी इज क्लेमिंग दैट वी बिलोंग टू दिस रिलीजियस आइडियोलॉजी। सो उसका एक रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट भी है। जब ईरान और इजराइल के बीच में आप वॉर होते हुए देखते हैं तो रिलीजन हैज अ रोल टू प्ले इन नेशन बिल्डिंग। इस तरह का आंसर आपको फ्रेम करना है दोस्तों। 3B, डू यू थिंक दैट न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ ब्रिटिश, अब देखिए ब्रिटिश ने किस तरह के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए, ये चीज़ आप बार बार पढ़ते हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, सोशोलॉजी में भी पढ़ते हैं। हाँ, नए तरह का उन्होंने लैंड रेवेन्यू सिस्टम लाया, महलवारी सिस्टम, रैयतवारी सिस्टम, हाँ इस तरह के जो सिस्टम लाए उसके थ्रू उन्होंने जो ट्रेडिशनल जो रिलेशनशिप थी पैटर्न और कल्टीवेटर के बीच में, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया डियर फ्रेंड। और जो रेट ऑफ टैक्सेशन थे दे वर वेरी हाई एंड मेथड ऑफ कलेक्शन वर वेरी एक्सप्लॉइटेटिव। एक बड़ा नंबर में जो इंडियन पीजेंट्री थी दे वेंट इनटू डेट एंड वेरी ऑफन डियर फ्रेंड देयर लैंड वाज टेकन अवे। सो जो प्री कॉलोनियल टाइम में जो सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी थी इंडिया का, लोकल हैंडीलूम था, क्राफ्ट था, उसे डिस्ट्रॉय किया किसने? ब्रिटिशर्स ने। पहला लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज के थ्रू, और दूसरा हमने आपके साथ डिस्कस किया कि देखिए द काइंड ऑफ द एग्रीकल्चर दे इनकरेज। इंडिया में पहले आप क्या करते थे,
सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे, जो फूड ग्रेन क्रॉप्स थी उन्हें आप कल्टीवेट करते थे। कैश क्रॉप्स की तरफ आपको इंकरेज किया किसने? ब्रिटिशर्स ने। उसकी वजह से भी जो इंडिया का जो एग्रीरियन सिस्टम था वो डिस्ट्रॉय हुआ। स्मॉल स्केल जो आपकी इंडस्ट्रीज थी, हैंडीक्राफ्ट, हैंडीलूम, मशीन मेड प्रोडक्ट स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम इंग्लैंड, दैट लेड टू डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसकी वजह से क्या हुआ? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। तो इन सारी वजहों से डियर फ्रेंड, जो आपका ओल्ड सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमिक सिस्टम था, इट गॉट डिसरप्टेड। इसी के बारे में आपको लिखना है। और ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है कि कैसे ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज थी उन्होंने ओल्ड सेल्फ सफिशिएंट विलेज बेस्ड इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम को डिसरप्ट किया। डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन न्यू मिडिल क्लास। तो देखिए, जब आप मिडिल क्लास को पढ़ते हैं तो हमने आपके साथ डिस्कस किया, या कहीं भी आप पढ़ते हैं तो ये आप डिस्कस करते हैं कि जो मिडिल क्लास है इसका जो इवोल्यूशन है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेस्ट और इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, ये डिफरेंट है। वेस्ट में जो मिडिल क्लास की इमर्जेंस है ये एक हिस्टोरिकल फिनोमेना है। हिस्टोरिकल फिनोमेना मीन्स व्हेन इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज गोइंग ऑन, अर्बनाइजेशन वाज गोइंग ऑन, मॉडर्नाइजेशन वाज गोइंग ऑन, सेकुलराइजेशन वाज गोइंग ऑन, डेमोक्रेटाइजेशन वाज गोइंग ऑन, ए न्यू क्लास ऑफ द पीपल इमर्ज नोन एज मिडिल क्लास। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमने आपके साथ डिस्कस किया कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो मिडिल क्लास इमर्ज होता है ये ब्रिटिश की जो एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स हैं उन्हें फुलफिल करने के लिए होता है। ब्रिटिश वर लुकिंग फॉर ए क्लास ऑफ इंटरप्रेटर, एंड इन दैट पॉलिसी Lord Macaulay was saying that we will create a class of Indians who will be Indian by blood but British in terms of taste. So जो old middle class emerge हुआ इंडिया में, that emerged because of the introduction of Western education, Western utilitarian education, the idea of Western philosophy. That was the old middle class. जब new middle class की आप बात करते हैं, so that is the new middle class that came into existence इन पोस्ट 1991। सो 1991 के जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसके बाद जो नया क्लास इमर्ज हुआ, जब प्राइवेट इंडस्ट्रीज, एमएनसीज इंडिया में आने लगी, एफडीआई आने लगा, ग्लोबलाइजेशन की वजह से बहुत सारे लोग बाहर जाने लगे और सडनली एक अपवर्डली मोबाइल एस्पिरेशनल क्लास इंडिया में इमर्ज हुआ। इसे आप न्यू मिडिल क्लास बोलते हैं। देखिए, ये जो न्यू मिडिल क्लास है और जो ओल्ड मिडिल क्लास है, ओल्ड मिडिल क्लास के केस में हमने आपके साथ डिस्कस किया कि भले ही उस ओल्ड मिडिल क्लास को ब्रिटिश की एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स को फुलफिल करने के लिए बनाया गया था, बट अल्टीमेटली दे इमर्ज एज द मोस्ट प्रोग्रेसिव क्लास ऑफ आवर सोसाइटी। दे वर इंस्ट्रूमेंटल इन आवर नेशनल स्ट्रगल, और वो हमें इंडिपेंडेंस दिलाने में उनका एक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। बट ये जो न्यू मिडिल क्लास है दोस्तों, दे आर मोर कंज्यूमरिस्ट, मोर हेडोनिस्टिक इन नेचर डियर फ्रेंड, अपवर्डली मोबाइल। नाउ यू आर नॉट माइग्रेटिंग जस्ट फॉर नीड, अच्छी एजुकेशन के लिए या अच्छी जॉब के लिए आप माइग्रेट नहीं कर रहे हैं, आप एक अच्छी लाइफ के लिए आप माइग्रेट कर रहे हैं। हो सकता है कि हायर सैलरीज इंडिया में भी हो सकता है कि अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज इंडिया में भी हो, बट आपको लगता है कि एक अच्छी लाइफ हो सकता है आपको वेस्टर्न कंट्रीज में मिले, तो ये न्यूली एस्पिरेशनल मिडिल क्लास है। एज ए रिजल्ट देखिए, दोनों ये जो क्लासेस हैं, चाहे ओल्ड मिडिल क्लास बोले चाहे न्यू मिडिल क्लास बोले, old middle class in terms of Western values and new middle class in terms of consumerism and hedonism, ultimately they are serving the interest of Western societies only। इस तरह से हम इसको conclude कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। Then next question that we are going to discuss, that is 4A। पहले 4A डिस्कस करेंगे दोस्तों, फिर 4B के बारे में बात करेंगे। तो देखिए 4A में क्या पूछा जा रहा है, ये हम आपके साथ डिस्कस करते हैं कि what exactly is question number 4A dear friend। So 4A question says that who is said to be the pioneer of village studies in India, illustratively describe contribution of some Indian sociologists on village studies। देखिए, बहुत ही डायरेक्ट सवाल है। विलेज स्टडीज इन इंडिया ये एक टॉपिक है आपका सिलेबस में, और जब विलेज स्टडीज इन इंडिया इस टॉपिक को आप पढ़ते हैं तो अलग अलग स्कॉलर्स के बारे में पढ़ते हैं। आप पढ़ते हैं एम एन श्रीनिवास के बारे में, आप पढ़ते हैं ए आर देसाई के बारे में, आप पढ़ते हैं जी एस घुरे के बारे में, आप पढ़ते हैं एस सी दुबे के बारे में, आप पढ़ते हैं एंद्रे बेते के बारे में। हर स्कॉलर्स का अपना एक पर्सपेक्टिव है इन विलेजेस को स्टडी करने के लिए, और हर स्कॉलर ने किसी पर्टिकुलर एस्पेक्ट को स्टडी किया है। लाइक जब एम एन श्रीनिवास स्टडी करते हैं तो संस्कृताइजेशन, डोमिनेंट कास्ट के बारे में बात करते हैं। जब एस सी दुबे बात करते हैं तो ये विलेज की एक होलिस्टिक जो अप्रोच है उसके बारे में बात करते हैं। सो हर स्कॉलर ने, चाहे लुई डिमोंट हो, किसी ने भी, आपको हर स्कॉलर को स्टार्टिंग फ्रॉम एम एन श्रीनिवास,
जीएस गुरे, AR देसाई मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से स्टडी कर रहे हैं, विलेज के लेवल पर क्लास एक्सप्लॉयटेशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसे आपको इलेबोरेट करना है दोस्तों कि अलग अलग स्कॉलर ने किस पर्सपेक्टिव के साथ विलेज स्टडी की है एंड व्हाट इज देयर फोकस ऑफ स्टडी। सो व्हाट दे आर आस्किंग दैट who is said to be the pioneer of village studies in India, illustratively describe contribution of some Indian sociologists, इन Indian sociologists के contribution को आपको बताना है on village studies and how their approaches are distinct। सबका perspective अलग है, सबका जो study है वो अलग है, ये आपको यहाँ पर elaborate करना है। That is a very simple question, again I would say कि ये भी एक आपका direct question है दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं 4B पर, जहाँ पर मुझे लग रहा है कि देखिए हमें थोड़ा सा एनालिसिस करने की जरूरत है दोस्तों, ठीक है। यहां पर बोला जा रहा है इंडस्ट्रियल क्लास स्ट्रक्चर इज अ फंक्शन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। देखिए अनलाइक वेस्टर्न सोसाइटी जहां पर ये जो इंडस्ट्रियल क्लास स्ट्रक्चर इमर्ज हुआ, इट इमर्ज एज ए रिजल्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन। वेस्ट में इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद अर्बनाइजेशन आया, उसके बाद एक इंडस्ट्रियल क्लास स्ट्रक्चर इमर्ज हुआ। इंडिया में ये बोल रहे हैं कि ये जो इंडस्ट्रियल क्लास है इट इज प्रोडक्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। तो अगर आपका सोशल स्ट्रक्चर डिवाइडेड है कास्ट लाइन पर, रिलीजियस लाइन पर, लिंग्विस्टिक लाइन पर, जेंडर बेसिस पर, तो ये पैरामीटर्स आपको इंडस्ट्रियल क्लास में भी दिखेंगे दोस्तों। तो आप यहां पर पाएंगे मोस्ट ऑफ जो बिग इंटरप्रीनियर है दोस्तों, ये उन्हीं कास्ट ग्रुप से आ रहे हैं जो ट्रेडिशनली रिच कास्ट ग्रुप्स आते थे, वैश्य कम्युनिटी में आते थे दोस्तों, ठीक है। तो कैसे कास्ट as a structure of Indian society, it can be related to industrial class structure. Then you will find that most of the big business houses in India, they are family based business houses. कैसे kinship अपना एक रोल प्ले करता है इंडस्ट्रियल क्लास में। Similarly you will find that some minorities like Parsis, Jains, they are very distinguished as a business community. Muslims as a minority उनका रिप्रेजेंटेशन काफी लेस है। मोस्ट ऑफ जो इंडियन कंपनीज है उसमें विमेन का जो पार्टिसिपेशन है, टॉप लेवल जो मैनेजरियल जॉब है उसमें लेस मिलेगा आपको मिलेगा कि देखिए जो इंडस्ट्रियल क्लास स्ट्रक्चर है अभी भी विमेन को लेस पे किया जाता है, उनको लेस प्रेफर किया जाता है फील्ड पोस्टिंग के लिए। तो इंडस्ट्रियल जो क्लास स्ट्रक्चर है, हाउ दे आर आस्किंग, इज अ फंक्शन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया सोसाइटी। जिस तरह का आपका सोशल स्ट्रक्चर है इट विल गेट रिफ्लेक्ट इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल क्लास स्ट्रक्चर, दैट यू नीड टू एक्सप्लेन। और आपको बताना है कि क्या आप इससे एग्री करते हैं या नहीं। देन द ट्रांसफर ऑफ लैंड फ्रॉम कल्टिवेटिंग टू नॉन कल्टिवेटिंग ऑनर्स इज ब्रिंगिंग ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है डियर फ्रेंड। देखिए पहले क्या था, ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी में जो एग्रीकल्चरल लैंड था दैट वाज अ सिंबल ऑफ योर स्टेटस इन विलेज हायरार्की। अब इस लैंड को लोग एक इन्वेस्टमेंट कमोडिटी की तरह से देख रहे हैं, लोग इस लैंड को एक इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी की तरह से देख रहे हैं। तो ऐसे लोग जो रिच हैं, अर्बन एजुकेटेड प्रोग्रेसिव पीपल है, दे आर बाइंग लैंड इन रूरल एरियाज, दे आर बिल्डिंग फार्म हाउसेस, दे आर स्टार्टिंग सम ऑर्गेनिक फार्मिंग। दे आर नॉट द कल्टिवेटिंग पीपल, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन कल्टिवेशन। सो लैंड रिफॉर्म्स के थ्रू क्या हुआ था, लैंड रिफॉर्म्स के थ्रू, लैंड सीलिंग के थ्रू जो कल्टिवेटिंग ग्रुप से उन्हें लैंड ओनरशिप दी गई थी। बट अब क्या हो रहा है, क्योंकि नाउ लैंड हैज बिकम एज ए कमर्शियल इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी, सो दीज रिच पीपल, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, हाईली एजुकेटेड पीपल, दे आर बाइंग एग्रीकल्चरल लैंड एज एन इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी। आप फार्म हाउसेस बना रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग करा रहे हैं। सो इसकी वजह से जो लैंड का जो स्ट्रक्चर है रूरल एरियाज में, ठीक है, नाउ इट इज गोइंग थ्रू ए रिमार्केबल चेंज। सो नाउ लैंड इज बीइंग एक्वायर्ड बाई रिच पीपल डियर फ्रेंड, पॉलिटिशियंस, बिजनेस क्लास, एंड नाउ दे आर आइडेंटिफाइंग इज एज एन इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी। अब आप एग्री बिजनेस में क्या हो रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, बट आप कल्टिवेटिंग ग्रुप नहीं है। कल्टिवेशन कौन करेगा, कोई और करेगा दोस्तों। सो नाउ कैपिटलिस्ट लैंडलॉर्ड्स आर इमर्जिंग डियर फ्रेंड, और इन कैपिटलिस्ट लैंडलॉर्ड्स की वजह से जो अग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर है उसमें एक रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। दैट इज अ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछा जा रहा है। देन जब सेक्शन बी में आते हैं तो अगेन देखिए 5 क्वेश्चन नंबर इज इट इज अ कंपल्सरी क्वेश्चन। और ये देखिए जो क्वेश्चन था जीपी मर्डक का, देखिए ये थोड़ा सा सरप्राइज की तरह से आया है। लोग जीपी मर्डक को पढ़ते हैं, इन्होंने 238 सोसाइटीज की स्टडी की, यूनिवर्सल फंक्शंस ऑफ फैमिली के बारे में उन्होंने बात की, बट इन्होंने किनशिप के बारे में भी बात की, किनशिप टर्मिनोलॉजीज के बारे में बात की, कंपैरेटिव किनशिप बिहेवियर के बारे में बात की,
ट्राइबल सोसाइटीज़ में, अग्रेरियन सोसाइटीज़ में, इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में। तो दिस क्वेश्चन इज डायरेक्टली डीलिंग विद जीपी मॉडर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ किनशिप सिस्टम। किनशिप आपको डिफाइन करना है। जीपी मॉडर्क ने जो क्रॉस कल्चरल सिस्टमैटिक कंपैरेटिव स्टडीज़ की हैं, इनके बारे में आपको बताना है, जहाँ पर उन्होंने बताया कि फैमिली एज ए यूनिट के कुछ यूनिवर्सल फंक्शंस हैं, किनशिप टर्मिनोलॉजीज और किनशिप बिहेवियर सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करते हैं। उसका इन्होंने एक इंपीरिकल अकाउंट दिया है, ये आपको बताना है दोस्तों 5A में, ठीक है। कुछ लोगों के लिए सरप्राइज था। 5B में बताना है कि फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइनिंग ऑफ विलेज इंडस्ट्रीज। देखिए प्री कॉलोनियल पीरियड में तो हम ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया के पास अपना एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज था, हैंडीक्राफ्ट, हैंडीलूम, ये सारी चीज़ें थी। ब्रिटिश डी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज कैसे इसे डिस्ट्रॉय करती हैं, ये तो आप पढ़ते ही हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं और सोशोलॉजी में भी पढ़ते हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में भी अगर आप देखें तो हमने हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन को ज़्यादा क्या किया है, इम्फेसाइज किया है। और अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस न्यू मशीन्स आर कमिंग, प्रिसीजन टेक्नोलॉजी इज कमिंग, ऑटोमेशन इज कमिंग, मैकेनाइजेशन इज कमिंग। और इसकी वजह से दोस्तों क्या हो रहा है कि इस वजह से जो विलेज इंडस्ट्रीज हैं ये ऑन द डिक्लाइनिंग मोड में है। सरकार ने बहुत सारी स्कीम्स चलाई हैं, लाइक खादी विलेज ग्रामोद्योग योजना, हैंडलूम रिजर्वेशन, इस तरह की बहुत सारी स्कीम सरकार ने चलाई है। बट अभी भी इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से ये लगातार क्या हो रहे हैं, डिक्लाइन हो रहे हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप इसी तरह से पढ़ते हैं एग्जाम में जब आप सिलेबस को कंप्लीट करते हैं कि कैसे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं दे आर ऑन द पाथ ऑफ डिक्लाइन। डियर फ्रेंड, डिस्कस द सोशल बेस। भारत में पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में, इसके सोशल बेस को आपको बताना है कि कैसे पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हो रहे हैं वो कास्ट के बेसिस पर हो रहे हैं, रिलीजन के बेसिस पर हो रहे हैं, रीजन के बेसिस पर हो रहे हैं। देखिए पॉलिटिकल पार्टीज बनाई जा रही हैं किसके बेस पर, कास्ट के बेसिस पर, कास्ट एसोसिएशन, ठीक है। आप पाएंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज आर बीइंग फॉर्म ऑन रीजनल इश्यूज, AIMIM, रिलीजियस इश्यूज, इनके बेसिस पर पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन हो रहे हैं। तो देखिए इसको यहाँ पे आपको बताना है कि हैज सम चेंजेस अकर्ड इन दीज ड्यूरिंग द लास्ट 60 to 70 ईयर्स। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में आपको बताना है कि कैसे ये जो एस्पेक्ट हैं सोशल स्ट्रक्चर के, लाइक कास्ट, लाइक रिलीजन, लाइक रीजन, लाइक एथनिसिटी, हाउ दे आर प्लेइंग देयर रोल इन पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, एंड हाउ यू विल फाइंड दैट ट्रेडिशनल जो डोमिनेंट कास्ट ग्रुप्स है दे आर डिक्लाइनिंग एंड न्यू कास्ट ग्रुप्स आर इमर्जिंग। डियर फ्रेंड, 6B, डिस्कस द ट्रेंड ऑफ अर्बनाइजेशन। देखिए इंडिया में अर्बनाइजेशन के ट्रेंड को आपको बताना है, एंड अगेन आई एम सेइंग व्हेन यू सी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन इन सेकंड पेपर, you see that how Indian industrialization is different from Western industrialization, और कैसे भारत में जो अर्बनाइजेशन के ट्रेंड है वो वेस्ट से अलग है। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन इट प्लेस ए प्री कंडीशन फॉर अर्बनाइजेशन। इंडिया में ऐसा नहीं है। डेफिनेटली ब्रिटिशर्स ने कुछ अर्बन टाउन बनाए थे डिपेंडिंग अपॉन अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्ट फैसिलिटीज, बट कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स भी रहे थे, कुछ हिल स्टेशंस भी रहे थे, लाइक दिल्ली अगर आप देखें, चंडीगढ़ आप देखें, तो दे वर नॉट द अर्लियर वेरी फेमस इंडस्ट्रियल टाउन बट दे इमर्ज एज फेमस अर्बन टाउन। डियर फ्रेंड, तो एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। देन अब बेंगलुरु, हैदराबाद, गुरुग्राम, यहाँ पर कोई ट्रेडिशनल इंडस्ट्री नहीं थी, यहाँ पर आप पा रहे हैं कि कुछ पोर्ट फैसिलिटीज थी। रिलीजियस टूरिज्म की वजह से कुछ अर्बन सेंटर्स है, लाइक वाराणसी, लाइक अमृतसर, लाइक प्रयागराज। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन इज नॉट द ओनली फैक्टर फॉर अर्बनाइजेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, that is the urbanization trend in context of India, dear friend. अब after 6B, dear friend, we will try to see what were the other questions, ठीक है। हम कुछ और बाकी क्वेश्चंस लेते हैं जो कि डायरेक्ट इन नेचर है, dear friend. So 6B we have discussed, now we will try to see other questions, dear friend. If you will come on 6C, dear friend, अगर आप क्वेश्चन नंबर 6C को यहाँ पर देखें तो what exactly they are asking, dear friend, which measures would you suggest? देखिए बहुत सारे मीजर्स गवर्नमेंट ने लिए हैं, इंटर स्टेट काउंसिल है, इंटर रीजनल काउंसिल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजंस रखे गए जिससे आप भारत में कास्ट कन्फ्लिक्ट को रोक सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं। देन व्हाट आर द प्राइवेट एंड पब्लिक नेटवर्क एंड सपोर्ट सिस्टम ऑपरेटिव इन इंडियन सोसाइटी फॉर द एज्ड। सो जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट बाई 2045 इट इज बीइंग आर्ग्यूड दैट इंडिया विल बी सिल्वर और ग्रे इकोनॉमी।
और भारत सरकार ने नेशनल ओल्ड एज पर्सन्स पॉलिसीज, ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ ओल्ड एज पेरेंट्स, इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन स्कीम, इस तरह की बहुत सारी स्कीम्स लाई हैं। एट द सेम टाइम प्राइवेट लेवल पर कम्युनिटी इनिशिएटिव्स कैन बी टेकन, वी कैन इंट्रोड्यूस सच चैप्टर्स इन स्कूल्स डियर फ्रेंड, वी कैन क्रिएट सेंसिटिविटी फॉर होम ओल्ड एज पॉपुलेशन। हाँ, ओल्ड एज लोगों को सब्सिडाइज रेट पर हेल्थ फैसिलिटीज गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं, अवेलेबल करा रहे हैं। जितना भी आपको नॉलेज है ओल्ड एज लोग के बारे में, देखिए सोशल जस्टिस भी आप पढ़ते हैं, ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू राइट इन दिस आंसर डियर फ्रेंड इन 7A। देन न्यू एजुकेशन पॉलिसी, देखिए हाउ न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज रिवॉल्यूशनरी डियर फ्रेंड। पहली बार आप प्री स्कूलिंग की बात कर रहे हैं, प्ले स्कूल की आप बात कर रहे हैं, यूटिलिटेरियन एजुकेशन की बात कर रहे हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, 10+2 वाला जो फॉर्मेट था उसे आप चेंज करने की बात कर रहे हैं, स्मार्ट क्लासरूम्स की आप बात कर रहे हैं, मदर टंग में इंस्ट्रक्शन मिले इसकी आप बात कर रहे हैं। सो हाउ दीज चेंजेस दैट आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी, दे कैन बी रिवॉल्यूशनरी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये आपको यहां पर इसके बारे में मेंशन करना है। हाउ दलित मूवमेंट्स इन इंडिया हैव फैसिलिटेटेड देयर आइडेंटिटी फॉर्मेशन, you need to write from the very beginning, that is Jyotiba Phule, then you have to talk about other important movements dear friend। so आपको ज्योतिबा फुले के बारे में लिखना है, यहाँ पर आपको सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट के बारे में लिखना है, पेरियार साहब के बारे में आपको लिखना है, डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में लिखना है, गांधी जी के बारे में लिखना है, और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में भी जिस तरह की दलित कॉन्शियसनेस इंडिया में इंकरेज हुई, टिल मिलिटेंट दलित नेशनलिज्म, आपको बताना है कि कैसे जो दलित आइडेंटिटी है ये इन दलित मूवमेंट्स के थ्रू कैसे दलित कॉन्शियसनेस और दलित आइडेंटिटी का फॉर्मेशन इंडिया में हुआ है। इजी सवाल पहले भी हमने डिस्कस किया है कि इज इट पॉसिबल टू हैव सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया। सवाल देखिए क्या पूछा रहा है कि क्या भारत में सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉसिबल है। गिव मेजर इन्वायरमेंटल इश्यूज, क्या क्या इश्यूज है मेन, अर्बन फ्लडिंग का इशू है दोस्तों, एयर क्वालिटी का इशू है दोस्तों, हाँ फॉरेस्ट फायर का इशू है, मेटल कंटेमिनेशन का इशू है, पेस्टिसाइड्स का इशू है, फर्टिलाइजर्स के थ्रू जो आप देते हैं एग्रीकल्चर में, फूड में। तो इन सब वजहों से क्या भारत में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पॉसिबल है, सारी बातें आपको लिखनी है। एग्रो फार्मिंग के बारे में आपको बात करनी है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में बात करिए। तो देखिए ये जो पॉइंट्स हैं जिनके थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट फर्स्ट पेपर में भी हमने डिस्कस किया, अगेन वी आर डिस्कसिंग कैसे इंडिया में आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट ला सकते हैं, उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। कीपिंग इन माइंड द मेजर इन्वायरमेंटल इश्यूज दैट वी आर फेसिंग। डू यू थिंक दैट फोर्स डिस्प्लेसमेंट, देखिए फोर्स डिस्प्लेसमेंट किस वजह से होता है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट होता है मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप प्रोजेक्ट्स लाते हैं, डैम्स लाते हैं, मेजर रोड नेटवर्क लाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लाते हैं, इनकी वजह से देखिए लोगों को डिस्प्लेस किया जाता है। मोस्टली हमने डिस्कस किया है कि पुअर लोगों को, ट्राइबल लोगों को डिस्प्लेस किया जाता है, उनकी जो लाइवलीहुड है वो डेंजर में आती है, उनका जो बाकी जो कल्चरल लॉस है, इमोशनल लॉस है, सबके बारे में यहाँ पर बात कर सकते हैं आप और बता सकते हैं कि देखिए कैसे इसको आप कर्टेल कर सकते हैं। 8th C, अगेन आई वुड से सिंपल क्वेश्चन डियर फ्रेंड, जो भी स्कीम्स जो भी गवर्नमेंट सरकार ने लाई हैं क्रॉनिक पॉवर्टी को दूर करने के लिए, इन सब के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। कीपिंग इन माइंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ओवरऑल अगर आप पेपर की एनालिसिस करें, अगर आप ओवरऑल पेपर की एनालिसिस करते हैं तो आप पाएंगे कि अलग अलग यूनिट से ये वेटेज रहा है दोस्तों। तो अगर आप पाएंगे पर्सपेक्टिव ऑन इंडियन सोसाइटी एंड इंपैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल, यहाँ पर आप पाएंगे कि टोटल 70 मार्क्स क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड। देखिए इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से पेपर को पूछा गया है। रूरल एंड अग्रेरियन स्ट्रक्चर क्वेश्चंस अप टू 50 मार्क्स, कास्ट सिस्टम यू विल फाइंड 20 मार्क्स क्वेश्चन, ट्राइब कम्युनिटी अगेन यू विल फाइंड नो डायरेक्ट क्वेश्चन बट या कॉलोनियल पॉलिसी इन्होंने पूछी है और इसको आप इसके साथ ओवरलैप कर सकते हैं। अग्रेरियन क्लास, इंडस्ट्रियल क्लास, न्यू मिडिल क्लास, देखिए तीनों चीजें पूछी गई, 60 मार्क्स वेटेज। अगेन आई एम सेइंग डायरेक्ट क्वेश्चंस, किनशिप सिस्टम यहां पर आप पाएंगे। थोड़ा सा सरप्राइज था मोडक के बारे में, 20 मार्क्स क्वेश्चन पूछे गए हैं। रिलीजन एंड सोसाइटी 20 मार्क्स क्वेश्चन, नेशन बिल्डिंग पूछा गया है। तो देखिए ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि सोशल क्लासेस से 60 मार्क्स क्वेश्चन है, रूरल अग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन 50 मार्क्स क्वेश्चन डियर फ्रेंड। तो एज ए पेपर यू विल फाइंड इट इज बैलेंस पेपर डियर फ्रेंड। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऐसे हैं, बहुत ज्यादा आपको कोई केस स्टडी नहीं मेंशन करनी है, कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट हैं, जीएस के नॉलेज से भी आप कर सकते हैं। सो ओवरऑल आप लोग का फीडबैक कैसा रहा जरूर मेरे साथ शेयर करिएगा। पेपर 1 की डिटेल्ड एनालिसिस क्वेश्चन बाय क्वेश्चन
लेकर मैं आपके साथ आने वाला हूँ जल्दी ही दोस्तों। तो परहैप्स इन 1-2 days वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एनालिसिस ऑफ पेपर 1। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी एंड फॉर स्टेइंग विथ मी डियर फ्रेंड्स।